हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू होप क्लासेस हरनाग अनंतनाग। बेटा, थर्मोडायनेमिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है ना। चलिए कंसेप्ट बाय कंसेप्ट देखेंगे कि ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये होती क्या चीज़ है। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहां पर हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्ट को इसको मैं हीट दे रहा हूं डेल्टा क्यू। इस ऑब्जेक्ट को मैंने हीट दिया डेल्टा क्यू। ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का मास m है मेरे पास। अभी मैंने डिफाइन नहीं किया कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट में ले रहा हूं। इसका मास है m और मैंने क्या काम किया, इस मास m को मैंने डेल्टा क्यू हीट दी। ये डेल्टा क्यू हीट देने से m मास ऑफ दिस सबस्टेंस का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, डेल्टा टी। m डेल्टा क्यू हीट देने से इस ऑब्जेक्ट का m मास का कितना टेम्परेचर राइज हुआ, डेल्टा टी। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, s से डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है ना। वी कॉल इट व्हाट, स्पेसिफिक हीट। यानी मेरे पास m मास है किसी सबस्टेंस का और मैं उसको डेल्टा क्यू हीट दूंगा उस सबस्टेंस को, तो इस m मास का डेल्टा क्यू हीट देने से कितना टेम्परेचर राइज होगा। तो अगर मैं ऐसे रेशियो दिखा दूं, आई विल कॉल इट स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना। चलिए एक बात यहां पर मैं मेंशन करूं, अभी तक मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, मैंने नहीं कहा सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ना वो या तो सॉलिड है या तो एक लिक्विड है, सॉलिड है या लिक्विड है। और इन दोनों का मैं क्या ले रहा हूं, या तो सॉलिड का मास m लूंगा या तो लिक्विड का मास m लूंगा। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि इन दोनों के लिए जो स्पेसिफिक हीट है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, सॉरी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस। मार्क दिस थिंग, इट इज independent of the process, independent of the process। सर ये क्या बात हुई? अगर आपको याद हो, मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया था डेल्टा क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइसोथर्मल के लिए, आइसोकोरिक के लिए, आइसोबारिक के लिए या पॉलीट्रॉपिक के लिए। इसका मतलब इस डेल्टा क्यू का वैल्यू हर प्रोसेस के लिए अलग अलग आएगा। अगर हमारे पास एक सॉलिड है या लिक्विड है और मैं उनके लिए ये स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करूं, तो देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता हम कोई सी भी प्रोसेस ले रहे हो, सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में ये जो स्पेसिफिक हीट है ये प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन सर अगर यहीं पर हम बात करेंगे किसकी, गैसेस की, इफ वी टॉक ऑफ गैसेस, देन गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस। ये चीज प्रोसेस पर डिपेंड करेगी, ये चीज प्रोसेस पर डिपेंड करेगी कि स्पेसिफिक हीट का वैल्यू आएगा क्या। ठीक है ना। ये प्रोसेस पर डिपेंड करेगी कि स्पेसिफिक हीट का वैल्यू आएगा क्या। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर स्पेसिफिक हीट होता है, मेरे पास m मास है किसी सबस्टेंस का, उस m मास को मैंने डेल्टा क्यू हीट दिया। डेल्टा क्यू हीट देने से इसका टेम्परेचर कितना बदला, तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी को मैं बोलता हूं स्पेसिफिक हीट। सर इससे भी एक बेटर तरीका है हमारे पास। अभी मैं क्या काम करता हूं, मैं m की जगह, ये जो m जो है ना यहां पर, ये है ए गिवन मास, यानी किसी अमाउंट ऑफ मास की हम बात कर रहे थे। इस मास m को मैं रिप्लेस कर दूं बाय n, एंड n इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे बताइए क्या बनेगा। अभी जिस चीज को हम स्पेसिफिक हीट बोलते थे ना, अब मैं इसको बोलूंगा मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलूंगा? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, C से। और C किसके बराबर है? C बराबर है डेल्टा Q डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। ध्यान देखिए बेटा, यहां पर मास m था, यहां पर n नंबर ऑफ मोल्स है। ये हमारे काम की चीज है,
ये सब जो यहां पर है ना, ये हमारे काम की चीज है। देखिए एक जनरल सा रिकैप मैं आपको देता हूं कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। अगर हमारे पास m अमाउंट ऑफ मास है किसी सबस्टेंस का, इस m अमाउंट ऑफ मास को मैं डेल्टा क्यू हीट दूंगा। डेल्टा क्यू हीट देने से इसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ उसको डेल्टा टी बोलेंगे। देन डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस। However, specific heat for gases depends upon the process. That is, it depends whether we are doing it through isothermal process or adiabatic or polytropic or whatever. ठीक है ना सर? क्या स्पेसिफिक हीट से कोई बेटर मेथड है? बिल्कुल है। कौन सा? हम मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं सी से। ठीक है ना? और मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस दैट वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। ठीक है ना? ये जो भी चीज है आप इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है ना बेटा? तो अभी हमारे पास क्या, चलिए अभी हमने देखा कि ये जो मोलर हीट कैपेसिटी C है ये बराबर है डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस C का यूनिट क्या होगा? व्हाट वुड बी यूनिट ऑफ C? व्हाट वुड बी यूनिट ऑफ C? तो यहां से आप देखिए डेल्टा Q क्या होता है? ये तो हीट है ना, तो हीट का यूनिट होता है जूल। जूल डिवाइडेड बाय N क्या है? N तो नंबर ऑफ मोल्स है, और ये डेल्टा टी क्या है? ये तो टेम्परेचर है। सो यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन पर मोल। इट इज जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल। चलिए, जूल पर केल्विन पर मोल, ये एक दूसरी बात है जो आपको माइंड में रखनी है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। चलिए, ये जो मोलर हीट कैपेसिटी हमने अभी तक देखा, चलिए पहले काम करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, देखते हैं कि क्या आएगा ये मोलर हीट कैपेसिटी। आइसोकोरिक प्रोसेस सर कौन सा होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाए उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। याद रखना मैंने कहा था इस केस में पिस्टन जो है इमूवेबल होता है, या हमें बोला जाए सिस्टम इज रिज्ड। ठीक है ना? तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पर डेल्टा क्यू कैलकुलेट करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है डेल्टा क्यू इज वर्क डन प्लस डेल्टा यू। ठीक है ना? मुझे बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में वर्क डन कितना होता है? 0, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। डीवी इज चेंज इन वॉल्यूम, यहां पर तो चेंज इन वॉल्यूम हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन आएगा 0। और डेल्टा यू कितना होता है? डेल्टा यू इज एन एफ बाई 2 आर डेल्टा टी। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा क्यू। किसके लिए? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। अब अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये डिफाइन करूं मोलर हीट कैपेसिटी C, बेटा फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वी रिप्रेजेंट इट विद CV। CV मीन्स मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस, इसलिए मैंने इसको CV लिखा। तो CV किसके बराबर है सर? डेल्टा क्यू हीट देने से N मोल्स का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, ये मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी का। अच्छा, ये डेल्टा क्यू किसके बराबर आया? डेल्टा क्यू बराबर आया F/2 NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? N डेल्टा टी। तो यहां से देखिए कैंसिल क्या हुआ? N डेल्टा टी कैंसिल। तो हमें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या मिला? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें क्या मिला? See, we got CV, that is molar heat capacity at constant volume, and delta T we got FR divided by 2। ठीक है ना? और इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? We call it molar heat capacity at constant volume। और ये किसके बराबर आया? ये बराबर आया FR/2 के।
ये बराबर आया एफ आर बाई टू के। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग। सर अब हमें बताइए ये जो एफ यहां पर है, ये एफ क्या है? जरा गैस करो ये एफ क्या है यहां पर। चलिए बताइए ये एफ क्या है यहां पर। सर दिस एफ इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एफ जो है हमारे पास ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैस व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ? एफ का वैल्यू होता है 3। एफ का वैल्यू होता है कितना? 3। अगर एफ का वैल्यू 3 है तो सीवी का वैल्यू कितना होगा? सीवी का वैल्यू कितना होगा? सीवी का वैल्यू होगा 3r/2। एफ आर बाई टू बन जाएगा 3r डिवाइडेड बाई 2। नंबर वन थिंग, नंबर वन थिंग डन। चलिए अब देखिए दूसरा। अब अगर मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं, इफ वी टॉक ऑफ डाई एटॉमिक गैस, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए एफ का वैल्यू कितना होता है? 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए सीवी कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी 5r/2। डन दिस मच। अगर मैं इसके बाद आपसे कहूं पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक गैस, तो पॉली एटॉमिक गैस के बारे में मैंने आपको बोला था 2 केसेस होते हैं। वन इज पॉली एटॉमिक लीनियर, और पॉली एटॉमिक लीनियर के लिए एफ का वैल्यू होता है 5। एफ का वैल्यू होता है 5। और दूसरा होता है हमारे पास पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, और ये जो पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर है इसके लिए एफ का वैल्यू होता है कितना? 6। तो यहां पे मुझे बताइए पॉली एटॉमिक लीनियर के लिए सीवी का वैल्यू कितना आएगा? आप कहोगे सर जितना डायटॉमिक के लिए था 5r/2, और यहां पर सीवी का वैल्यू कितना आ जाएगा? इट विल बी 6r/2। यू नो एफ की जगह 6 आएगा। 6r/2 कितना हुआ? 3r। तो ये हमारे पास आया 3r, ठीक है ना। तो इस वाली स्लाइड में हमने बात की किसकी? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर मैंने देखा कि मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक के लिए हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। जस्ट राइट इट डाउन। डन। चलिए नेक्स्ट। नाउ वी हैव आइसोबारिक प्रोसेस। चलिए बेटा अब बताइए ये आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होता है? सर आइसोबारिक प्रोसेस में सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जाएगा सच दैट चेंज इन प्रेशर तो 0 आएगा। चेंज इन प्रेशर तो 0 आएगा। बेटा अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे ना मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो वी कॉल इट सीपी। समझ में बात आई? अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करूं तो उसको मैं कहूंगा क्या? सीपी। सबसे पहले तो हम इसके लिए डेल्टा क्यू कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा क्यू क्या होता है? तो डेल्टा क्यू होता है वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये कौन सा लॉ है सर? ये लॉ है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। चलिए डेल्टा क्यू क्या होगा बताइए बेटा। वर्क डन क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस में? सर एन आर डेल्टा टी होता है। बिल्कुल सही। बताओ डेल्टा यू क्या है? सर डेल्टा यू के लिए तो एक ही इक्वेशन है, F/2 एन आर डेल्टा टी, F/2 एन आर डेल्टा टी। चलिए यहां से देखिए डेल्टा क्यू क्या आएगा? कॉमन देखो क्या आएगा इसमें से? एन आर डेल्टा टी तो कॉमन आएगा। एन आर डेल्टा टी तो कॉमन आया। कॉमन आने के बाद क्या यहां पर क्या बचा? 1 प्लस F/2, 1 प्लस F/2। अब देखिए ये डेल्टा क्यू की वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट कर ली, ये डेल्टा क्यू की वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट कर ली, ये हम ऑलरेडी जानते हैं।
लेकिन अब अगर मुझे देखना है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी, हमें पता है सीपी क्या है, सीपी होता है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी, एन आर डेल्टा टी इंटू 1 प्लस एफ बाई टू होल डिवाइडेड बाई हाउ मच, एन डेल्टा टी। तो देखो कैंसिल क्या होगा, एन डेल्टा टी कैंसिल, तो हमें क्या मिला, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमें मिला एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर, एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर। चलिए बेटा, ये भी एक और इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। यानी हमें मिला मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, सीवी हमें मिला था एफ आर बाई टू, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हमें क्या मिला, एफ बाई टू प्लस 1 टाइम्स आर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं मोनो एटॉमिक की। मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, एफ का वैल्यू 3। अगर एफ का वैल्यू 3 है तो मुझे बताओ सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, सीपी होगा 3/2 प्लस 1, दैट इज 5/2 आर, दैट इज 5/2 आर, 5/2 आर। चलिए डायटॉमिक के लिए देखते हैं। डायटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू तो 5 होगा, तो मुझे बताइए सीपी कितना आएगा, सीपी आएगा 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 इज 7/2 आर। चलिए अब आते हैं पॉलीएटॉमिक बट लीनियर के लिए। सर पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए एफ का वैल्यू होगा 5, एफ का वैल्यू होगा 5, तो सीपी तो यही होगा 7/2 आर, 7/2 आर। और अगर मैं पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर की बात करूं, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, तो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए एफ का वैल्यू होता है 6, तो ये कितना बन जाएगा 6/2, 6/2 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, तो ये सीपी बन जाएगा 4R, सीपी बन जाएगा 4R। ठीक है ना। ये हमने बात की कर ली किसकी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पे आपको सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज FR/2, where F is degree of freedom, R is gas constant divided by 2। और अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, देन इट इज F/2 प्लस 1 टाइम्स R। ठीक है ना, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन। हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये देखते हैं कि यहां पर एक रिलेशन है हमारे पास, मेयर्स रिलेशन। देखिए मेयर रिलेशन क्या हमें कहता है, मेयर रिलेशन हमें बोलता है कि अगर आपके पास सीपी है, सीपी आप उसमें से माइनस कर लो सीवी, और ये बराबर होगा आर के। हमेशा सीपी और सीवी का जो सब्ट्रैक्शन होगा आपस में, वो हमेशा बराबर होगा किसके, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर। चेक करेंगे हम ये। सर हमारे पास सीपी का जनरल रिलेशन क्या आया था, सीपी का जनरल रिलेशन आया था हमारे पास F/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आर। सर सीवी का जनरल रिलेशन क्या आया था, वो तो आया था F/2 आर। चलिए ट्राई करते हैं सीपी माइनस सीवी कैलकुलेट करने की। सीपी माइनस सीवी क्या होगा, ये होगा देखिए F/2 आर प्लस आर माइनस F/2 आर। मैंने इसको एक्सपेंड करके लिखा, आर को इंटरनल मल्टीप्लाई किया, FR/2 प्लस आर, FR/2 प्लस आर माइनस दिस सीवी, तो यहां से FR/2 गया, सो वी विल गेट CP माइनस CV इज इक्वल टू आर। और ये जो रिलेशन हमारे पास यहां पर बनी, इस रिलेशन को हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। वी कॉल इट मेयर्स रिलेशन। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये।
काफी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात जो मैं यहां पे आपको बोलना चाह रहा हूं कि सर यहां पर तो हमने Cp माइनस Cv किया और बन गया क्या, मेयर्स रिलेशन। एक और पैरामीटर हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं गामा। ये गामा का मतलब होता है Cp डिवाइडेड बाई Cv। अब देखिए पहले क्या आया था, पहले आया था Cp माइनस Cv कर लो, अब आ गया Cp डिवाइडेड बाई Cv कर लो। और मैंने इस चीज को क्या बोला, मैंने इस चीज को लिखा है गामा। गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv। याद रखना इस गामा को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। बेटा दिस इज द रीजन अभी तक हमने एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें जो गामा चाहिए था ना, वो गामा हमें नहीं पता था। तो गामा किसके बराबर होता है, Cp बाई Cv। अब मुझे बताओ Cp का जनरल फॉर्मूला क्या, सर Cp का जनरल फॉर्मूला है F/2 प्लस 1 टाइम्स R, और Cv का जनरल फॉर्मूला क्या, Fr/2। तो यहां से हम क्या देखेंगे, R/R तो कट हुआ, R/R इज गॉन। तो यहां पर आप देखो, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी विल गेट गामा इज इक्वल टू, दिस विल बी F+2 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई F/2। ये और ये कैंसिल, तो यहां से हमें मिला F/F विल बी 1 प्लस 2/F, 1 प्लस 2/F। ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, गामा इज 1 प्लस 2/F। इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसीलिए मैं इसको दो दो डब्बों में बंद कर रहा हूं। गामा इज 1 प्लस 2/F, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एनी हाउ, ठीक है ना। तो अभी तक हमने Cp और Cv के बारे में ही सारा डिस्कशन किया। सर Cp माइनस Cv क्या आया था, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको बोलते थे मेयर्स रिलेशन। Cp बाई Cv क्या आया, गामा, गामा को बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है ना। और ये रहे गामा को हमने इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख दिया। You know, this side, this is adiabatic index, and this F is what? This F is degree of freedom. So in this equation, we represented adiabatic index in terms of degrees of freedom. Got it? दूसरी बात यहां से आपको पता चलेगा, सर ये जो R यहां पर है ना, ये R का वैल्यू कितना, R का वैल्यू तो है +25 डिवाइडेड बाई 3। यानी R जो है ना, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। पॉजिटिव कांस्टेंट होने का मतलब है अगर हमारे पास दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो Cp है ना, ये Cp ये ग्रेटर देन होगा Cv। Cp जो होता है ये मैग्नीट्यूड में बड़ा होता है Cv से, तभी तो इनका सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये बात भी आप लिख लेना कहीं पर, ठीक है ना। जस्ट राइट डाउन दिस थिंग। डन दिस मच। चलिए नेक्स्ट। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स तो हमने कर लिया, क्योंकि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ही Cp बाई Cv है। चलिए अब मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है ना, एक से ज्यादा गैसेस का मिक्सचर है, तो हम उनके लिए Cp मिक्सचर, Cv मिक्सचर या गामा मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां हमारे पास Cp मिक्स जो है, Cp मिक्स बराबर होता है N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास दो गैसेस है मिक्स करके, पहले गैस के मोल्स है N1, दूसरे गैस के मोल्स है N2। तो अगर मुझे इस मिक्सचर का Cp कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है ना। पहली चीज ये रही। अब Cv की बात करते हैं। अब फिर से मेरे पास मिक्सचर है, तो ये जो Cv मिक्स आएगा, दिस Cv मिक्सचर विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी N1 Cv1
प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ये आ गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसका, एक मिक्सचर का। बढ़िया। अब अगर हम गामा की बात करें, सर हमने गामा को कैसे डिफाइन किया था? सर गामा तो था हमारे पास Cp अपॉन Cv, जिसको हमने एडियाबैटिक इंडेक्स बोला था। तो मुझे बताइए गामा मिक्स किसके बराबर होगा? गामा मिक्सचर किसके बराबर होगा? गामा मिक्सचर बराबर होगा Cp मिक्स अपॉन Cv मिक्स। ऑब्वियस ही बात है, Cp मिक्स अपॉन Cv मिक्स। तो यहां से हमें क्या मिला? गामा मिक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा Cp मिक्स तो ये रहा, डिवाइडेड बाई Cv मिक्स कर लो, तो ये n+1 कैंसिल हो जाएगा। तो Cp मिक्स बाई Cv मिक्स क्या आएगा? ये आ जाएगा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाई N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। ये देखिए बेटा, एक बार में हमने मिक्सचर सारा निपटा दिया, एक बार में ही हमने सारा का सारा मिक्सचर निपटा दिया, ठीक है ना। इसकी अब आपको जरूरत नहीं है, ये तो याद ही रह गया, ठीक है ना। ये रहा मिक्सचर का जितना भी सब कुछ है, तो एक बार इसको लिख लो, राइट इट डाउन। डन, डन बेटा। डन बेटा, चलिए चलिए एक एग्जांपल गिवन है हमें। वी हैव ए मिक्सचर विद 8 ग्राम्स ऑफ हीलियम। चलिए एक मिक्सचर बना लेते हैं यहां पर, ये देखिए एक मिक्सचर बना लेते हैं यहां पर। व्हाट हैपेंड? चलिए एक मिक्सचर बना लेते हैं यहां पर। इसमें हमारे पास है 8 ग्राम किसका? 8 ग्राम हीलियम He, और क्या गिवन है? 32 ग्राम O2, 32 ग्राम O2। चलिए मुझे बताइए, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है 8 ग्राम हीलियम। 8 ग्राम हीलियम कितने मोल्स हुए? आई थिंक 2 मोल्स हुए। हीलियम का एटॉमिक मास तो 4 है। और मुझे बता हीलियम किस तरीके का गैस है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए F का वैल्यू होता है 3। अब 32 ग्राम O2, आई थिंक 32 ग्राम O2 तो 1 मोल के बराबर है। और O2 किस तरीके का गैस है? डायटॉमिक गैस है, तो इसके लिए F का वैल्यू है 5। सबसे पहले इसके लिए कैलकुलेट करते हैं Cp। चलिए Cv कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां पे मैं बोल रहा हूं वी आर टेकिंग हीलियम, और यहां पर वी आर टेकिंग ऑक्सीजन। इसके लिए Cv कितना होगा? सर Cv होता है FR/2, और F का वैल्यू कितना? 3, तो ये बन जाएगा 3R/2। इसके लिए Cp कैलकुलेट करो। Cp होगा F/2 प्लस 1 इंटू R, और वो कितना हो गया? 3/2 प्लस 1 5/2R, ठीक है ना, 5/2R। अब ऑक्सीजन की बात कर लो। ऑक्सीजन के लिए Cv कितना आएगा? ऑक्सीजन के लिए Cv आ जाएगा FR/2, इसका F का वैल्यू है 5, तो 5R/2। इसके लिए Cp का वैल्यू कितना आ जाएगा? Cp का वैल्यू तो आ जाएगा 5/2 प्लस 1 इज 7/2, 7R/2। Cp भी आ गया, Cv भी आ गया। अब मुझे इसके लिए Cv मिक्स निकालना है, ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताओ Cv मिक्स क्या होगा? अभी बताया था ना, Cv मिक्स होता है N1 Cv1। N1 तो है हीलियम के 2, N1 Cv1 है इसका 3R/2,
3R/2 प्लस N2CV2, N2 ऑक्सीजन का 1 है और CV2 इसका है कितना 5R/2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 तो डिवाइडेड बाय 3 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा कितना 3 2 जार 6, 6 प्लस 5 इज 11, 11R/2 11R/6 11R/6 बन गया। ये हमारे पास CV मिक्स आ गया। CV मिक्स आ गया तो अब इसके बाद CP मिक्सचर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो CP मिक्स क्या होगा, CP मिक्स होगा N1 CP1, N1 तो 2 है, CP1 कितना है, CP1 इज 5/2R 5R/2 प्लस N2 कितना है ऑक्सीजन के लिए 1 और CP कितना है 7R/2 7R डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा N1 प्लस N2 जो कि 3 है। तो इसको सॉल्व करो फिर से, 2 और 2 कैंसिल, इट विल बी 5 2 10 17 17R/6। ये देखिए ये CP मिक्सचर मिला हमें, ये मिला हमें CP मिक्सचर। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। हमने CP मिक्स CV मिक्स भी कर लिया, CP मिक्स भी कर लिया। अब गामा मिक्स, सर गामा मिक्स किसके बराबर होगा, गामा मिक्स तो बराबर होगा CP मिक्स डिवाइडेड बाय CV मिक्स। तो ये आ जाएगा 17R डिवाइडेड बाय 6 और CV मिक्स कितना 11R/6 तो ये आ जाएगा 11R डिवाइडेड बाय 6। 6 और 6 कैंसिल, R और R कैंसिल, तो हमें मिला 17/11 एंड दिस इज द आंसर। ये आंसर है हमारे पास, ठीक है ना। काफी इजी क्वेश्चन है ये, आप इसको कर सकते हो। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिख लो इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। काफी इंटरेस्टिंग सी बात है ये। चलिए पहले मुझे बताइए कि मोलर हीट कैपेसिटी होता क्या है। सर मोलर हीट कैपेसिटी तो C होता है, किसके बराबर, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। बिल्कुल सही। सर ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा T तो 0 होता है, डेल्टा T तो 0 होता है इसके लिए, यानी इसके लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी C है वो क्या बनेगा, वो बनेगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाई 0, डेल्टा Q 0, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई 0। ये तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा और वी कैन कॉल इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। हाँ यही बात आप ध्यान में रखोगे कि जो भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन ही नहीं करते, मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन ही नहीं करते, ठीक है ना। ये जो चीज है ना, इसका यूज हम देखेंगे कहां पर, इसका यूज हम देखेंगे किसमें, हीट इंजन में। हीट इंजन, हीट इंजन में आपको मैं एक कंसेप्ट सिखाऊंगा जहां पर हमें इस चीज का यूज होगा, वो मैं आपको बता दूंगा तब, ठीक है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी में तो बस इतनी सी बात है कि मोलर हीट कैपेसिटी में क्या, डेल्टा Q तो 0 है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड और वी से इट टेंड्स टू इंफिनिटी। सो बस जस्ट राइट इट डाउन, राइट इट डाउन दिस थिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए एक हेडिंग डालिए आप यहां पर, जस्ट ए सेकेंड। एक स्लाइड हमारा स्किप हो गया है, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या आएगा। बेसिक कंसेप्ट तो आपको आता ही है इसका, ऐसी कोई नई बात नहीं है कि कुछ नया सीखेंगे हम। फिर से हम देखेंगे कि C जो है,
C बराबर होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। इसका मतलब सबसे पहले जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो है डेल्टा Q, और डेल्टा Q हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम डेल्टा Q फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए ये जो डेल्टा Q है ये बराबर होगा डेल्टा U प्लस वर्क डन। तो बताइए डेल्टा U क्या होता है? डेल्टा U इज F/2 NR डेल्टा T प्लस वर्क डन क्या होता था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में? सर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन था NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस ए वायर A इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है ना, पूरा डिस्कशन हमने किया था इस पर। तो देखिए कॉमन क्या रहेगा इसमें से? आई थिंक NR डेल्टा T तो कॉमन रहेगा, NR डेल्टा T कॉमन रहा, तो बचा क्या? F/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए। अगर मैं यहां से अब C कैलकुलेट करना चाहूं तो देखिए C किसके बराबर हो, चलिए यहीं पर करते हैं। अगर मैं यहां पर से C कैलकुलेट करना चाहूं, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इट विल बी डेल्टा Q डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। यानी इस डेल्टा Q को n डेल्टा T से मैं डिवाइड करूंगा, n डेल्टा T से डिवाइड करूंगा तो n और डेल्टा T तो गया, तो C किसके बराबर आया? F/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए। इसको मल्टीप्लाई करके है NR डेल्टा T। देखिए बेटा ये तो आ गया डेल्टा Q डिवाइडेड बाय n डेल्टा T डिवाइडेड बाय n डेल्टा T, n डेल्टा T और n डेल्टा T गया। तो हमारे पास यहां पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए C का वैल्यू कितना आया? C का वैल्यू आया FR डिवाइडेड बाय 2, इस R को यहां मल्टीप्लाई कर लो, प्लस R अपॉन 1 माइनस ए, R अपॉन 1 माइनस ए। चलिए ध्यान रखो बेटा, ये C क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। लेकिन मुझे पता है FR/2 क्या है, याद करो, C इज इक्वल टू CV। सर ये FR/2 तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो C FR/2 के बदले मैंने CV लिख दिया, प्लस R अपॉन 1 माइनस ए, R अपॉन 1 माइनस ए। और ये रहा, दिस इज इक्वेशन फॉर व्हाट? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये रहा मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एनी हाउ, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है ना, तो लिख लो इसको, राइट इट डाउन। चलिए अब देखिए बेटा, फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम गैस विच फॉलोज द गिवन प्रोसेस PV³ इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले बात करते हैं हीलियम गैस की। हीलियम गैस का मतलब है कि देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स को n रख लो, और इसके लिए F का वैल्यू कितना? F का वैल्यू तो 3 है, क्योंकि हीलियम जो है ये मोनोएटॉमिक गैस है। अब हमें गिवन है प्रोसेस इज PV³ इज कांस्टेंट, P³ इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये कोई नॉन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है हमारे लिए? क्या ये कोई नॉन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है? आई डोंट थिंक सो। हमने तो ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं देखा PQ V इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, अगर PV पावर समथिंग होता तो हम कहते ये पॉलीट्रॉपिक है। जरा चेक करो, मैं एक काम करूंगा, मैं दोनों साइड से 1/3 पावर कर दूंगा। अगर मैं दोनों साइड से 1/3 पावर कर दूं, ये बन जाएगा P3 पावर 1/3, तो 1 बन गया। तो V के ऊपर बन जाएगा पावर 1/3, ये किसके बराबर आएगा? कांस्टेंट टू द पावर 1/3, वो तो फिर से कांस्टेंट ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं, अब हमें ये किसी नोन फॉर्म में लग रहा है। किस नोन फॉर्म में लग रहा है? अबे हमें लग रहा है PV रेज़्ड टू पावर A इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये PV रेज़्ड टू पावर A इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही। और यहां पर A का वैल्यू कितना? A का वैल्यू तो 1/3 गिवन है। A का वैल्यू तो 1/3 गिवन है। हमें क्या बोला गया है? फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी। अगर आपको लास्ट स्लाइड में याद हो, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज व्हाट? पहले CV कैलकुलेट करो, CV कैलकुलेट करने के बाद R अपॉन 1 माइनस ए कर दो।
r अपॉन 1 माइनस ए कर दो। चलिए यहां पर आते हैं। सबसे पहले CV कैलकुलेट कर लो। CV तो होता है FR/2। FR/2 मतलब हीलियम के लिए F तो 3 है, तो 3R/2। ये देखिए आपके पास CV आ गया। चलिए CV आ गया आपके पास। अब CV के बाद क्या कैलकुलेट करना है? R अपॉन 1 माइनस ए। R अपॉन 1 माइनस ए, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा R अपॉन 1 माइनस ए की जगह कितना? 1/3। ए की जगह 1/3। इसको सॉल्व करो, इसको हटा देते हैं पहले यहां से। चलिए ये बन जाएगा 3 माइनस 1 इज 2। R अपॉन, देखो 3 माइनस 1 इज 2, और ये 3 ऊपर आ जाएगा। दूसरी चीज भी होगी। अब देखते हैं C का वैल्यू कितना होगा। C फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज CV प्लस R अपॉन 1 माइनस ए। 1 माइनस ए, CV का वैल्यू कितना? 3R/2। 3R/2, और R/1 माइनस ए का वैल्यू कितना आया? 3R/2 प्लस 3R/2, यानी ये बन गया 2 टाइम्स 3R/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3R, एंड दिस इज योर आंसर। ये देखिए कितनी इजीली हमने ये आंसर कैलकुलेट कर लिया। यहां से कितनी इजीली हमने ये आंसर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना? चलिए राइट इट डाउन। नेक्स्ट, अब ये देखिए बेटा, फिर से हमें दिया गया है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ O2 गैस विच फॉलोज PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जरा मुझे बताइए, PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कौन सी प्रोसेस है? सर ये तो मुझे लग रहा है PV रेज टू पावर A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर ये तो मुझे पॉलीट्रॉपिक लग रहा है, ये तो मुझे पॉलीट्रॉपिक लग रहा है। बिल्कुल सही, ये पॉलीट्रॉपिक ही है। सर गैस कौन सा गिवन है? O2 गैस। O2 गैस जो है, O2 गैस किस तरीके का गैस है? सर ये तो डायटोमिक है। डायटोमिक है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F कितना होगा? सर डिग्री ऑफ फ्रीडम F तो इसके लिए 5 होगा। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F तो 5 होगा। तो मुझे बताइए, हमें बोला गया फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी, तो इसके लिए C बराबर होगा CV प्लस R अपॉन 1 माइनस ए। तो पहले CV कैलकुलेट करो, तो मैं लिखूंगा C इज इक्वल टू, CV कितना होता है? CV होता है सर FR/2। FR/2 मतलब 5R/2, 5R/2 प्लस ये बन जाएगा R अपॉन 1 माइनस 1 माइनस ए का वैल्यू तो 2 है, तो 1 माइनस 2 बन जाएगा -1। 1 माइनस 2 बन जाएगा -1। तो ये कितना बना? हमें हमारे पास आया C इज इक्वल टू 5R/2 होता है बेटा 2.5R, 5 का आधा हुआ 2.5R, तो माइनस बन जाएगा R, और यहां से हमें मिला C इज इक्वल टू 2.5R में से R निकालो तो 1.5R बचा। 1.5R को हम 3R/2 बोल सकते हैं, 3R/2 बोल सकते हैं। तो ये रहा आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, नॉट दैट बिग अ डील। ठीक है ना, इतनी सी बात। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद चलिए एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। अब हमें बोल रहे हैं ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उसी में प्रोसेस चेंज कर लो। प्रीवियस प्रॉब्लम में ध्यान रखना, हम बात कर रहे थे O2 गैस की, हम O2 गैस की बात कर रहे थे, ठीक है ना, यानी इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 5। अब प्रोसेस बोल रहे PT स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर हमने PV स्क्वायर तो देखा था, PV स्क्वायर तो पॉलीट्रॉपिक बन जाता, लेकिन ये PT स्क्वायर क्या है? ये ऐसा तो कुछ नहीं देखा हमने। देखो थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे यहां पर। हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, तो ये T किसके बराबर आएगा? T मिलेगा हमें PV डिवाइडेड बाय NR। तो एक काम करो, इस T को यहां रिप्लेस कर दो, आपको मिल जाएगा T की जगह आपको मिल जाएगा PV डिवाइडेड बाय NR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां से आपको मिल जाएगा P, ये बन जाएगा P स्क्वायर इंटू P बन गया P क्यूब इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसे लिख दूं एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू सी। तो यहां से आपको पता चल जाएगा एन स्क्वायर भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, सी स्क्वायर सी भी कांस्टेंट। तो हमें मिला पी क्यूब इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू सम न्यू कांस्टेंट सी। सर अभी भी हमारे हिसाब की तो इक्वेशन नहीं है ये, बोथ साइड से 1/3 पावर कर लो। तो ये बन जाएगा p 1/3 इंटू 3 तो 1 बन जाएगा, v पावर 2/3 बन जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट पावर 1/3, वो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। आप देखिए हमारे काम की इक्वेशन बन गई अब, हमारे काम की इक्वेशन बन गई अब, ठीक है ना। तो कौन सी इक्वेशन बन गई अब, pv रेज टू पावर a इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये तो है पॉलीट्रॉपिक, ये तो है पॉलीट्रॉपिक और इसके लिए a का वैल्यू है 2/3, a का वैल्यू कितना 2/3। चलिए a का वैल्यू 2/3। अब अगर a का वैल्यू 2/3 आया, अब मुझे बताओ इसके लिए हीट कैपेसिटी C कितना आएगा, मोलर हीट कैपेसिटी C बराबर आएगा CV प्लस R अपॉन 1 - A। बताइए ऑक्सीजन के लिए CV कितना, सर 5R/2। CV होता है FR/2, ऑक्सीजन इज डायटोमिक, डायटोमिक मीन्स F इज इक्वल टू 5। तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा R अपॉन 1 - A, 1 - 2/3, 1 - 2/3। जरा इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा 3 - 2 इज 1, 1/3। तो ये बन गया, ये सारा टर्म बन गया 1/3, यानी 1/3 तो यहां पर आ जाएगा। 5/2 इज 2.5R प्लस 3R, तो ये बन जाएगा 5.5R। तो हमारे लिए C का वैल्यू बन जाएगा 5.5R, या हम इसको 11/2R भी बोल सकते हैं। इसी चीज को हम 11/2R भी बोल सकते हैं। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। जस्ट नोट इट डाउन, नोट इट डाउन क्विक। नोट इट डाउन क्विक। चलिए कुछ और चीजें मैं आपको यहां पर बता दूं। पहले तो बात करेंगे हम कि मेयर्स रिलेशन जो है ना, मेयर्स रिलेशन, ये जो मेयर्स रिलेशन है हमारे पास, मेयर्स रिलेशन ने हमें क्या बोला था, मेयर्स रिलेशन ने कहा था Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। मैं आपको बोल रहा हूं इसको मान लो इक्वेशन 1। अब एक काम करो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय Cp कर दो, बोथ साइड्स को Cp से डिवाइड कर दो। इस इक्वेशन में बोथ साइड से Cp से डिवाइड कर दो। चलिए तो हमें क्या मिल जाएगा, Cp/Cp इज 1 माइनस CV/Cp क्या मिल जाएगा हमें, Cp/Cv तो गामा है, तो CV/Cp मिल जाएगा 1 अपॉन गामा। और ये किसके बराबर मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें R अपॉन Cp। तो इसको जरा सॉल्व करो, ये बन जाएगा गामा माइनस वन अपॉन गामा इज इक्वल टू R अपॉन Cp। और यहां से हमें पता चला, इस Cp को इधर ले आओ, हमें पता चला कि Cp किसके बराबर है, Cp बराबर है गामा टाइम्स R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट ये जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 क्या है बेटा, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। अब मैं आपको बोल रहा हूं डिवाइड बोथ साइड्स, अभी हमने Cp से डिवाइड किया था ना, डिवाइड बोथ साइड्स विद CV। अब मुझे बताओ Cp/Cv कितना आएगा, Cp/Cv आ जाएगा गामा, Cp/Cv आ जाएगा गामा माइनस CV/Cv आ जाएगा 1। ये किसके बराबर आया,
देखो Cp बाई Cv इज गामा माइनस Cv बाई Cv इज 1, तो ये आ जाएगा R अपॉन Cv, ये आ जाएगा R अपॉन Cv। तो यहां से हमें क्या पता चला, देखो यहां से हमें पता चला ये जो Cv है ना, Cv बराबर है R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नोट कर लेना, ठीक है ना। ये जो मैं अल्टरनेट फॉर्म्स लिखा रहा हूं ना CpCv की, इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग जो है ना वो काफी इजी हो जाएंगी, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी इजी हो जाएंगी। चलिए एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो डेल्टा U है, डेल्टा U क्या है, डेल्टा U इज F/2 NR डेल्टा T, यही है ना डेल्टा U। क्या मैं इसको ऐसे मॉडिफाई करके लिख दूं, डेल्टा U इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2R, F डिवाइडेड बाई 2R इंटू N डेल्टा T, ठीक है ना। अब मुझे बताइए यहां से मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू, बताइए बेटा FR/2 क्या होता है, सर FR/T तो होता था CV और इंटू N डेल्टा T। तो काफी सारी बुक्स में हमें डेल्टा U को इस तरीके से डिफाइन किया होता है, इट इज NCV डेल्टा T। दिस इज वन वेरी फेमस इक्वेशन जिस हिसाब से डेल्टा U को डिफाइन किया जाता है, क्या, डेल्टा U इज NCV डेल्टा T। दूसरी बात, यहां से मैंने CV की एक और रिलेशन भी निकाली, तो क्या मैं ये यूज कर लूं यहां पर, मैं यहां पे बोलूंगा डेल्टा U इज N टाइम्स डेल्टा T, N टाइम्स डेल्टा T, और ये जो CV है, CV के बदले में लिख दूंगा यहां पर R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है ना इतना। अब आप देखिए यहां से हमें मिल जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1, NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। चलिए ये एक और रिलेशन हमारे पास बन गया, किसके लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए। ये सारे मेथड में आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि जब कल को हमारे पास कोई क्वेश्चन आए तो हमें ये सब उस टाइम डिराइव करने की जरूरत ना पड़े, और अगर डिराइव करने की जरूरत पड़ भी जाए ना तो हमें आइडिया होना चाहिए कैसे हम इनको क्विकली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार अच्छे से, ओके। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साइक्लिक प्रोसेसेस से, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।